बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं रादर, और मुख्तलिफ़ फ्रंट्स के ऊपर हुई हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मजमूई तौर पर एक आपको पिक्चर बता सकें। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला एक तरफ है जिसमें कि 39 अरकान को तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और ये उसी फ़ैसले की रूह से जो मखसूस नशिस्तों के लिए अहकाम या जो फ़ैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब उसमें पीछे रह गए 41 अरकान कौमी असम्बली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिस पे कि ये कहा गया है कि इसके ऊपर रुजू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। याद रहे कि इसके लिए 15 दिन के अंदर अंदर अमल दरामद होना था, और चैम्बर के अंदर जो है वो बाकी मामलात को तय करने की बात भी फ़ैसले में की गई थी, यानी कि मॉनिटरिंग जज भी इसके ऊपर मौजूद हैं जो कि इसके ऊपर काम कर सकते हैं, और जो भी शिकायत हैं वो दूर हो सकती हैं। फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले के ख़िलाफ़ कि ये जो 41 अरकान हैं इनके ऊपर, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडेंस या रहनुमाई जो है वो तलब कर लिए। तो फिल वक्त 39 सीटें जो हैं वो अब चली गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और उसके ऊपर जो है उनको मिलेंगी अब ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की। बैरिस्टर गौहर साहब ने इस पर खुशी का इजहार किया है। इसका मतलब ये है कि वो खुश हैं और रज़ामंद हैं कि जो फ़ैसला हुआ है वो तहरीक इंसाफ को इस वक्त पार्लिमानी जमात के तौर पर सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बना रहा है। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। दूसरी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब जो हैं उनको 12 मुकद्दमात में जो जिस्मानी रिमांड था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। उनकी जो प्रेजेंस थी वीडियो लिंक पे उसको भी कलअदम करार दे दिया गया, और कहा है कि जिस्मानी तौर पर यानी फिजिकली उनको पेश किया जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। तीसरी तरफ जो अहम बात है वो ये है कि असद कैसर साहब कहते हैं कि दिसंबर में इंतखाबात हो रहे हैं। उमर अयूब साहब ने आर्मी चीफ के नाम एक बहुत अहम पैगाम दिया है। दिसंबर में इंतखाबात, अक्टूबर में याद होगा आपको ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि इंतखाबात कलअदम हो सकते हैं, और नए यानी जनरल इलेक्शंस की तैयारी के लिए उमर अयूब साहब कह रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही दिलचस्प बयान उनका आया है आर्मी चीफ के नाम इमरान खान का पैगाम। इन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में है इस वक्त, जिसमें हमारे साथ पैनल मौजूद होगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा हैं। मैं तो उनको अभी भी कहूँगी क्योंकि सियासत से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आजकल लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और हमने भी फ़ायदा उठाया कि उनसे हम बात करें। तो उनकी कहानी, उन्होंने सियासत क्यों छोड़ी है, उन्हीं की ज़ुबानी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा। शफकत साहब, ये एक हम सुनते थे कि फ़लाने ने फ़लाँ चीज़ छोड़ दी और अब आपने सियासत छोड़ दी, तो ये फ़ैसला आपने दुखी दिल के साथ किया है, इत्मीनान के साथ किया है, दबाव के तहत किया है? लोग पहले कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, तो ट्वीट के ज़रिए से ऐलान किया, ये हुआ क्या है? देखिए जी, कोई दबाव नहीं था। मैंने बल्कि जब बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे पिछले साल, मैंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई दबाव नहीं है, कोई और रीज़न नहीं है, कोई और जमात का हिस्सा नहीं बनना। सियासत काफ़ी हो गई, काफ़ी कर ली। अब मैं ज़्यादातर आपके शोबे में आना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, और लिखना शुरू भी कर दिया है। आर्टिकल्स मेरे छप रहे हैं अखबार में। उसके अलावा हो सकता है कुछ मीडिया इंटरेक्शंस भी होती रहें, और बिल्कुल एक न्यूट्रल हो के, क्योंकि मैं समझता था कि बड़ा ज़रूरी है कि अपनी कंट्रीब्यूशन जो है एक वो आज़ाद प्लेटफॉर्म से की जाए। दूसरी बात आसमा, मैंने 1971 में पहली दफ़ा मुलाजमत शुरू की। 53 साल हो गए हैं, काफ़ी हो गया है सर। अब मुझे वो काम करने चाहिए जो बाकी ज़िंदगी है, जिनमें मुझे शौक़ है, जिनमें मुझे इंटरेस्ट है। पॉलिटिक्स में जो भी अहदाफ थे, जो भी कंट्रीब्यूट करना था वो कर लिया, तो कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, और कोई रिग्रेट भी नहीं है आपको। और फिर ख़ास करके इमरान खान साहब के साथ आपका इतना गहरा ख़ास ताल्लुक़ रहा, उनकी वजह से दोबारा आप सियासत में आए, फिर वो अब जेल में हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बहुत पहले आपने ये फ़ैसला कर लिया जबकि वो अभी एक्टिव थे, वो जेल नहीं गए थे। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने हालात को पहले ही भांप लिया था कि अच्छा नहीं हो रहा या अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए आप साइड पे हो गए? नहीं, लेकिन अगर मैंने ये फैसला करना होता तो मुझे
2 साल पहले कर लेना चाहिए था, 1.5 साल पहले कर लेना चाहिए था। एक्चुअली ये था कि मैंने 2022 में के मिडल में मेरी सर्जरी हुई, और काफ़ी बड़ी सर्जरी थी। उसके बाद कुछ और हेल्थ इश्यूज़ भी हुए, तो मैंने उस वक़्त सोचा था कि अब मैं अमली सियासत से रिटायरमेंट लूँ और अपना लिखने पढ़ने का काम जो पहले भी करता था वो करूँ। लेकिन फिर हालात ऐसे थे कि मैंने कहा कि ये लगेगा कि जी इस वक्त बुरे हालात हैं तो ये कर लिए, तो मैं इंतज़ार करता रहा वक्त का। लेकिन वो वक्त सही फिर जब इलेक्शन के दौरान जब उस वक्त भी एक मौका था, लेकिन फ़ैसला मैंने अपने दिल में तकरीबन 2 साल पहले कर लिया था। और उसके बाद ये तो कोई ये नहीं है कि ये कोई अभी सडनली एक ख्वाहिश पैदा हुई है या मैंने कोई हालात को भांपना है। हालात को भांपना होता तो 2 साल पहले भी भांप लिया था। बिल्कुल, लेकिन शफकत साहब, आपने जो उससे पहले ही सियासत को आपने छोड़ा और खैर बात कहा, लेकिन क्या इख्तलाफात थे आपके? क्योंकि आप बहुत एक्टिव नहीं रहे थे। इख्तलाफात थे कि पार्टी जिस डगर पे आ गई या जिस तरह से एक बयानिया बनना शुरू हो गया अदम एतमाद के बाद, तो फिर आपने ये फैसला किया। वो जो इख्तलाफात हुए हैं, आप किस मतलब ज़ाहिर है कि आपका एक ख़ास ताल्लुक़ रहा पार्टी के साथ और आखिरी दम तक, कल तक हम कह सकते हैं 2 दिन 3 दिन पहले तक रहा, वो कैसे ख़त्म हुआ फिर सर? नहीं आसमा, इख्तलाफात तो नहीं। देखें, किसी भी पार्टी को अगर आप देखें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो मुख्तलिफ आरा होती हैं। मेरी भी आरा थी जो मुख्तलिफ थी बहुत सारे लोगों से, और उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि एक्चुअली 2 राय थी पार्टी के अंदर। लेकिन ये छोड़ने का जो प्लान जो प्रोग्राम बना था वो इसलिए नहीं था कि मेरी राय जो है उसको, अगर मेरी राय की बात होती तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट टाइम तो 2022 था, क्योंकि उस वक्त जब हम असेंबली से रिज़ाइन किया तो मेरी सोच ये थी कि हमें असेंबली से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, नेशनल असेंबली से। उसके बाद जब प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिज़ोल्व किया गया तो उस वक्त भी मेरी तो मशवरा ये था कि डिज़ोल्व ना किया जाए। तो अगर ये सिर्फ ये फ़ैसला होता कि जी रीज़न होता कि मेरे इख्तलाफात हैं, तो या मैं कि मेरी सोच मुख्तलिफ है और इसलिए मैं पार्टी छोड़ना हूँ, तो मैं बहुत पहले छोड़ दिया होता। तो ये वजह नहीं बनी, लेकिन आपने इलेक्शन के मौके पे अपने कागजात नामजदगी जमा किए, फिर आपने वापस लिए, वो क्या वजह बनी? और फिर 9 मई को भी आप गए लिबर्टी चौक में, लेकिन आप कोर कमांडर्स हाउस तक गए, वो क्या वजह बनी? जी, 2 चीज़ों की अलग अलग बात है। मैंने बिल्कुल अप्लाई किया था अपने नेशनल असेंबली की सीट के लिए। आपको पता है कि 2013 में मैं वाहिद बंदा था जो कि लाहौर से PTI का जीता था। फिर 2018 में मैं 25,000 की लीड से, तो मेरी तवक्को थी कि मुझे आइंदा भी टिकट मिलेगा। लेकिन मुझे किसी ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चला कि वकला को तरजीह दी जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं उस वक्त भी कोई रंजिश होती तो मैं शायद इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता, यानी पार्टी ने या रंजिश होती तो मैं आपने पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी ने आपको छोड़ दिया? नहीं, पार्टी ने टिकट को ना देने को अगर आप समझते हैं कि छोड़ दिया तो यस, इस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे अगर मैंने उस वक्त इस्तीफ़ा दिया होता या उस वक्त रिटायरमेंट का, तो उससे लगना था कि जी मैंने इसलिए किया है कि मुझे कोई रंजिश है। ऐसी बात नहीं है। मैंने बड़ी देर से सोच रहा था और अब मैंने समझा कि वक्त आ गया है कि लेकिन 9 मई का शफकत साहब, नोइंग यू, हाँ 9 मई का जी, क्योंकि देखिए ना, वो भी तो एक बड़ा दिन था, वो भी एक फैसला था। उससे पहले जो मीटिंग्स थी उसमें आप शरीक भी हुए। क्या आपने ये भांप लिया या आपको इख्तलाफ था कि जो कुछ पार्टी उस वक्त प्लान कर रही है ये नहीं होना चाहिए? इज इट ट्रू? नहीं, फिर मैं आपको जो सच बात है वो ये है कि 9 मई के मामले की किसी मीटिंग में मैं शामिल नहीं था, बल्कि जनवरी से मेरी मीटिंग्स में शमूलियत कुछ कम हो गई थी, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि सही नहीं थी या पसंद नहीं थी। तो इसलिए मैं 9 मई की किसी मीटिंग में शामिल नहीं था। लेकिन मैं 9 मई वाले दिन जब मुझे पता लगा कि खान साहब को गिरफ़्तार किया है, तो मैं लिबर्टी चौक गया। और लिबर्टी चौक में मेरा ख्याल था कि हम बैठेंगे, सिट इन करेंगे, यहाँ पे तकारीर होंगी वगैरह वगैरह, जो एक तरीका होता है।
تو مجھے کچھ لوگوں نے وہاں پر دیکھا، کافی لوگ اکٹھے تھے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چلیں جی لیڈ کریں، کور کمانڈر ہاؤس چلیں. تو وہ میرے لیے بڑا ایک سرپرائز تھا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا، اور میں ایکچولی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی فیصلہ ایسا ہوا ہے، یہ لوگ خود اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو میں نے تو ہر کسی کو یہی کہا، میں نے کہا کہ یہ بالکل غلط راستہ ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، جس نے میرے سے پوچھا. اور اس کے بعد میں تو وہاں سے الگ ہو کے گھر آ گیا، تو میں اس میں شامل نہیں ہوا. اور میری یہ سوچ تھی کہ یہ طریقہ اگر سپونٹینیسلی ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. میں یہ کیوں کہوں کہ ہاں جی پارٹی نے کہا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس جائے، لیکن اگر کوئی ایسا تھا یا لوگوں نے خود وہاں پہ سفر شروع کر دیا تو میں اس سے اگری نہیں کرتا، اور میں اب بھی نہیں کرتا، اور اس وقت بھی اگری نہیں کرتا. لیکن اب تو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جی ایچ کیو جانے کے لیے پرامن کال جو تھی وہ دی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کور کمانڈرز ہاؤس کی بھی اور خود ان کی فیملی کا وہاں پہ موجود ہونا، حسان نیازی صاحب کا بھی وہاں پہ ہونا، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ جو ہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا. دیکھیں اسما، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور میں یہ کہوں کہ جی کسی نے کہا تھا نہیں کہا تھا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی میرے ساتھ کسی نے کوئی پلان کو شیئر کیا تھا. اور اگر میرے سے شیئر کرتے تو میں بڑا اسٹرانگلی یہ کہتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا کوئی پلان تھا، پتہ نہیں تھا بھئی یا نہیں تھا، یا سپونٹینیس تھا کہ اپنے فوری طور پہ لوگ چلے گئے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس کے حق میں نہیں تھا. اور اسی وجہ سے میں آپ کو کیا لگتا ہے غلطیاں کہاں پہ ہوئیں تحریک انصاف کو؟ آپ تو ظاہر ہے کہ ان کے تھنک ٹینک میں بھی تھے اور بہت قریب تھے خان صاحب کے، اور آپ انٹلیکچولی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. غلطی پاکستان تحریک انصاف سے کہاں پہ ہوئی بیسک؟ دیکھیں اسما، غلطی کا ایک ڈیفینیشن ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہیں، ہمیں باوجود مشکلات کے باوجود اس کے کہ ہمیں سمبل بھی نہیں ملا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی پارٹی بن کے نیشنل اسمبلی میں ایمرج کیے ہیں. اور ابھی بھی جس کے بارے میں میرا خیال ہے کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، اور عمران خان صاحب سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں کنٹری میں، تو وہ تو کہیں گے کہ اس میں کوئی غلطی والی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا تھا بغیر ایک کنفرنٹیشن کی فضا کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جس کو بندہ کہے کہ جی یہ غلطی ہے اور یہ صحیح ہے. اور دیکھیے شفقت صاحب، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ سر تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح ڈائریکشن میں پولیٹکس تھی؟ کیونکہ آج ہم عمر ایوب صاحب کو سنتے ہیں تو وہ آرمی چیف کو وہ پیغام دے رہے ہیں خان صاحب کا جو کہ اس سے پہلے شاید مطلب جنرل باجوہ کو دیا کرتے تھے. وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہ کیوں بنا؟ دیکھیں بات یہ ہے آسما کہ میرا ہمیشہ یہ ایک نظریہ رہا ہے، ایک سوچ رہی ہے کہ ہماری سیاسی مخالفت جو ہے وہ نون لیگ سے ہے، وہ پیپلز پارٹی سے ہے، وہ اے این پی سے ہے، وہ باقی جماعتوں سے ہے. ہماری سیاسی مخالفت فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے. تو اس لیے میں تو اس کے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ساری انرجیز، اس وقت کی بات کر رہا ہوں اب تو میں، کہ ہماری ساری انرجیز جو ہیں وہ فوکسڈ ہونی چاہیے ہمارے سیاسی حریفوں پر، بجائے اس کے کہ ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ شروع ہو جائے. اور اس وقت بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک ساری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونے کے بجائے میرا خیال ہے کہ جو رنجش تھی وہ جنرل باجوہ کے ساتھ تھی. صرف یعنی پرسن اسپیسیفک تھی، ادارے کے ساتھ نہیں تھا. لیکن اگر آپ دوسری طرف اس وقت آپ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پرسنل اسپیسیفک تھی. اچھا، جو کہ پی ایم ایل این بھی ماضی میں کرتی رہی ہے، آف کورس یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. لیکن پہلے اگر اینٹی جی ایچ کیو پرو پالیٹکس تھی ہم اس کو کہہ دیں، تو اب جے ایچ کیو یعنی جوڈیشل ہیڈ کوارٹرز کی طرف پی ٹی آئی کا رجحان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ پالیٹکس درست تھی، درست ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو آئین میں یقین رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے جو بھی ادارے ہیں
उनको उनकी एक उनकी इज़्ज़त है, उनकी तकरीम है और उसको करनी चाहिए, इसलिए कि वो आइन जो है, और मैंने आज लिखा भी है कि आइन जो है वो लोगों की कलेक्टिव विल है जो आपको आइन में नज़र आती है। तो आइनी इदारे जितने भी हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल समझता हूँ कि ECP जिसने बहुत ही बुरा किरदार अदा किया है, फिर भी उसके ऊपर कोई डायरेक्टली हमला वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक आइनी इदारा है, लेकिन ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात यह कि रिलीफ अगर कोई लेनी है और अगर आपके साथ कोई ज़्यादती है, आपके साथ बुरा हो रहा है, तो वो रिलीफ भी कोर्ट से लेनी है, अदालतों से लेनी है। और अदालतों और ये जो आइन के अदारे हैं, जो आइन में लिखा है, जो आइन में हकूक हैं, उनको हासिल करने के लिए, मगर शफकत साहब आपने जैसे कहा कि पर्सन स्पेसिफिक पॉलिसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वो जनरल बाजवा के खिलाफ थी। अब वही जो पर्सन स्पेसिफिक है वो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो पॉलिसी नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो अब भी आपको लगता है कि वो एक गलत पॉलिसी है जिसको कि वो गलत डायरेक्शंस में लेके जा रहे हैं? देखें, मैं पहले भी गुजारिश की है, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि सियासी जमातें का कोई मुतहारिब होना अपना आइनी इदारों के साथ या जो वैसे कौमी इदारे हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक। और हमारी सियासत जो भी सियासी जमातें हैं उनका आपस में होना चाहिए और उनके साथ तो मिल के हमें जो हमारे कॉमन एनिमीज़ हैं उनका मुकाबला करना चाहिए, टेररिज्म का मुकाबला करना चाहिए, जो हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसमें जहां मदद हो सकती है वो यानी कि अवाम और जो सरकारी इदारे हैं या कौमी इदारे हैं उनके दरमियान का जो एक रोल है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना पड़ता है कि वो अवाम को साथ लेके चलें और कौमी इदारों को साथ ले चलें और वो अपने मामलात हल करें जो कौमी मामलात हैं जो हल होने चाहिए। तो अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, टेररिज्म को ले ले आप जी। नहीं सॉरी, छोटा से कि टेररिज्म को ले ले। ये मेरा यकीन है कि टेररिज्म का मुकाबला सिर्फ फौजी एक्शन से नहीं हो सकता, उसमें अवाम की पार्टिसिपेशन, अवाम की मदद, अवाम की को साथ होना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि अवाम और अदारे और हमारे ताकत के जितने भी शोबे हैं वो सारे एक ही पेज पे हों। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ रोल अदा कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप उसी तरफ चल पड़े। और इसी तनाज़र में मैं यही कहूँगा कि कौमी इदारों का भी कोई सियासी जमातों के साथ कोई मामला नहीं होना चाहिए, उनका एक रोल है, वो उस रोल के मुताबिक आइन के तहत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, गाए गाए आपको लेते रहेंगे और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया है। किसी नाजरीन ब्रेक के बाद उमर अयूब साहब का जो आज पैगाम है आर्मी चीफ के नाम इमरान खान साहब की जानिब से वो बहुत अहम है। ब्रेक के बाद वो आपको सुनवाएंगे और मज़ीद बात आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब बिलाल कियानी साहब भी, दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे भी बात करेंगे, आप दोनों को खुशामदीद। लेकिन मैं उमर अयूब साहब का एक आज का ही उनकी एक प्रेस टॉक है वो मैं सुनवाना चाहती हूँ। इसको आप पॉजिटिव कहें या नेगेटिव, लेकिन इस पर हमने बात करनी है, ज़रा सुनवाइएगा। खान साहब की तरफ से सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे। अब शोएब साहब, मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं क्विकली पुराने बाइट्स निकालती और वो चलाती, लेकिन ये चेंज ऑफ हार्ट नहीं है या यू टर्न है या 360 एंगल का, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बहरहाल पहली बात तो ये है कि अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। उमर अयूब साहब ने इमरान खान साहब का जो पैगाम पहुँचाया, देखें इमरान खान साहब ने पहले दिन से ये बात कही है कि फ़ौज हमारी है, हमारे दिलों में मोहब्बत है उसके लिए। जो सरहदों में लोग जाने दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं,
वो तो देखे ना, वो हमारी कौम का, पूरी कौम का वो सर का ताज हैं। लेकिन मसला सिर्फ हमारा ये कहाँ रहा है, मसला ये है कि जब कुछ अफराद पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं, जब वो सियासत में मुदाखलत करके, सिर्फ सियासत में मुदाखलत नहीं करते, लोगों को उठाते हैं, चादर चारदीवारी की पामाली करते हैं, अगवा बराए बयान का सिलसिला करते हैं, किंग्स पार्टियां बनाते हैं। लेकिन खान साहब ने हमेशा इन चीज़ों को कहा अभी है। आपको ये लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये एक सोची समझी कोशिश है जो सर आपके बीच में और हमारे बीच में जो है ना, ये दूरियां पैदा करने की कोशिश है ये, देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, मुफाहमत का पैगाम है ये, नया बयानिया है, क्या कहेंगे? नहीं, नया बयानिया तो नहीं है, पहले दिन से ये तयशुदा है। देखें आज जो तयशुदा है, देखें जो इख्तराज होता है वो भी खान साहब खुल के करते हैं, ठीक, जो इख्तलाफ होता है वो भी खुल के करते हैं। जो सच्ची बात है वो ये है कि आज जिन कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया है हमारे ऊपर, हमारा एक पैगाम है कि भाई वो लोग 17, 18, 20 सीटों वाले जो लोग हैं, आपने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आज देखें 4 हल्के, मैं मेन बात करूं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, निकालें इनके फॉर्म 45। आज भी पटन की रिपोर्ट आप उठाएं, अभी की नए फॉर्म हाथ से बने हुए नवाज शरीफ, मरियम नवाज के बनाए गए। फॉर्म 45 होता है जो प्रिंटेड फॉर्म होता है, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, आपको ज़्यादा तजर्बा है, बाई नेम कैंडिडेट्स के नाम प्रिंटेड होते हैं। अच्छा क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने, जनाब वो गलतियां थी, अब हम उसको रिमूव कर रहे हैं। 10 दिन में जो वेबसाइट पे डालना था, 2 महीने बाद वेबसाइट डाला, उसको फिर चेंज कर रहे हैं। मैंने अभी आना है क्योंकि असद कैसर साहब ने भी कोई पहले, ख्वाजा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि कलअदम हो सकते हैं, सरगोशियाँ सुन रहे हैं वो, और असद कैसर साहब ने तो कह दिया दिसंबर के अंदर जो है ये चले जाएंगे, हमारी मेजॉरिटी होगी, हुकूमत हमारी आ जाएगी, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे, नए इलेक्शन की भी बात कर दी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जिस दिन देखें 2 बातें हैं, या हमारा सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लग जाए, कोई जुडिशल कमीशन बन जाए, जो कि आज 6 महीने हो गए हैं, नहीं लगी, पहली पेशी भी नहीं लगी। दूसरा, ट्राइब्यूनल्स को ही काम करने दे दिया जाए जिन्होंने 6 महीने में फैसला करना था। अब हमारे वाले केस में देखें, जब अदालत ने कहा फॉर्म 45 ले आओ, आज तक इन्होंने जमा नहीं कराए। मगर आप और क्या किया, अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं, देखें क्या किया उन्होंने, वो लेके चले गए इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर कर दिए, फिर हम उसके खिलाफ स्टे में गए और स्टे मैटर अभी तक पेंडिंग है, और हाई कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कि जी मैं इस पर फैसला करूंगा, और फिर इस दौरान ऑर्डिनेंस ले आए, ऑर्डिनेंस के बाद एक एक्ट पास कर दिया कि हम रिटायर्ड जजेस को जनाब ये मैटर देंगे। अगर ट्रिब्यूनल्स को ही काम करने दिया जाए जो कि सिटिंग जजेस हैं, तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ये हल्के खुल जाएंगे, सच आपके सामने आ जाएगा ना। तो ये अक्टूबर में आपको लगता है कि उम्मीद है? 6 महीने का टाइम है ना, उम्मीद क्यों है? इसलिए कि 6 महीने का टाइम, 2 बातें हैं इसमें। जो अक्टूबर का आप कहना चाह रही हैं, नेचुरली काजी फाइसा साहब के ऊपर हमारा एतराज है कि हमारे केस आपने तो आमिर फारूक साहब पे भी एतराज कर दिया। तो कोई एक दफा नहीं 10 दफा किया हमने, नहीं आज तो दोबारा किया। हर जज जो आपकी मर्जी पे ना चले, उस पे मर्जी की बात नहीं है सर। अगर आप सीनियर एडवोकेट हैं और आपकी बड़ी इज्जत है अपनी आपकी कम्युनिटी में, हम जानते हैं इस बात को, ये तस्लीम करें कि आप पर्सन स्पेसिफिक, अभी शफकत साहब ये बात करते हैं, पर्सन स्पेसिफिक आप लेके चलते हैं चीज़ें। देखें पर्सन स्पेसिफिक होना पड़ता है, यही सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, ये कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। अगर आपको कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का जो है ना, अगर आपको ये लगे कि किसी भी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, किसी कोई भी जज आपके बारे में बायस रखता है, तासुब रखता है, खा आपकी ज़ात के बारे में या किसी भी हवाले से, आपके साथ मोहब्बत में, तो आपके फेवर करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का भी पढ़ लें आप, लंबा चौड़ा है उनका, उन्होंने कहा क्यों कोई जज रिक्यूज करे, यही सर अच्छा उनका फैसला है, बहुत जबरदस्त फैसला है। आपको पता है ये वाला फैसला बेस्ड किस जजमेंट के ऊपर है? बेस्ड ऑन आबिद जुबैरी जजमेंट। अच्छा, मैं उसका वकील था। अब जरा गवर्नमेंट को भी शामिल करूं सर, एक बात करके मैं आती हूं दोबारा इस पे, इसी बात पे मैं बात खत्म कर लूं ना, ताकि फिर आपके चलें। किसी की मोहब्बत में या किसी की नफरत में जज अगर ये समझे कि वो इंसाफ नहीं कर सकता, उसको अलग हो जाना चाहिए, और उसके लिए पार्टी को ये हक हासिल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, वो आकर के एप्लीकेशन दे। मसला ये कि जब अता बंदियाल साहब पसंद नहीं थे पीडीएम को, तो वो उन पे एतराज़ करते थे, वो भी खैर अलग नहीं हुए। अब आपको पसंद नहीं है काजी साहब, तो आप उन पे एतराज़ दिए। ये भी तो सब मामला चल रहा है ना। अगर एतराज़ बेस्ड ऑन सम एविडेंस हो, ठीक, तो आप कर सकते हैं, हमारे पास एविडेंस है। अब ये बड़ी 2+2+2 है। अगर आप देखिए, मेरे नज़दीक एक पैराडाइम शिफ्ट है जो कि आज आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए में, और उनकी वो उम्मीद भी है उनको कि दिसंबर में उनकी हुकूमत आ जानी है, नया इलेक्शन हो जाना है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो वापस आ जाएंगे और खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये 2+2 है, और ख्वाजा साहब भी दे चुके हैं इशारा इस तरफ। हो क्या रहा है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। एक तो जी मैं बहुत मुख्तसरन जो आपने अभी बात की, इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आपने कहा कि
PTI चाहती है वो जज शुएब साहब ने शायद अभी कहा है कि वो जज जो इंसाफ नहीं दे सकता उसको रिक्यूज़ करना चाहिए। उनका कहने का मकसद है जो PTI के हक में फैसला नहीं दे सकता उसको रिक्यूज़ कर लेना चाहिए। और एक बुनियादी फ़र्क है, आपकी ख्वाहिशें भी ऐसी रही नहीं देखिए, नहीं देखिए मैं आपने अभी मुताबिकत की उमर अता बंदयाल साहब और अभी काजी फाजिल साहब की। आई विल टेल यू व्हाई दे आर डिफरेंट। उमर अता बंदयाल साहब के वक्त में हम हरगिज़ ये नहीं कहते थे उमर अता बंदयाल साहब रिक्यूज़ करें, वो बात बाद में आई थी। हम पहले ये कहते थे कि वही चंद 5-6 जजेस हर बेंच में या 3 जजेस हर बेंच में होते हैं, आप फुल कोर्ट बुलाएं, हम ये कहते थे। और उस टाइम पे हम ही सुप्रीम कोर्ट का वो शिक लेके आए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, जिसके तहत अब बेंच फॉर्मेशन 3 जजेस करते हैं। और उस वक्त काजी फाजीसा साहब उसको सपोर्ट कर रहे थे। और आज अगर इनको भी रिजर्व सीट्स केस में या ज़्यादा डेमोक्रेटाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि एक शख्स का रूल नहीं है, 3 जजेस बैठ के बेंच बनाते हैं, तो वो भी हमने ही उस टाइम पे सर उठाया था और इन लोगों को उस टाइम पे इख्तलाफ था। वो ठीक है, मगर आप दूसरी तरफ भी आए ना। अब जैसे जो उमर अयूब साहब ने आज बात की है, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब ने पैगाम दे दिया है आर्मी चीफ को, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये मतलब लिया जाए कि अब आपकी भी जरा हालात गड़बड़ होने वाले। सबसे बुनियादी खबर तो ये है कि इमरान खान साहब ने कल एतराफ़ जुर्म किया है 9 मई का। ये बात शायद उन्होंने कही और मैंने सुना है कि उनके शायद बाबर अवान साहब या कोई मौजूद थे, उन्होंने उस बात को गोल मोल करने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता लग गया कि हम तो ये यू टर्न ले रहे हैं। तो फिर भी खान साहब शायद उस पर बरकरार है, मगर ये एक एतराफ़ जुर्म है और ये एक तसलसल है। ये कोई कल उन्होंने तरदीद कर दी है वैसे एक ट्वीट के जरिए से, जाहिर है कि उनके लॉयर्स जो बात आज हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है जरा उसको भी उन्होंने मुकदमात की। ये तो एक शुएब साहब की रिवायत है जी सारे शोज पे। नहीं सवाल आप अपनी बारी पे करें। नहीं मैं मैडम को कह रहा हूं, नहीं आप मेरी बारी सवाल कर लें। आज आप लाहौर हाई कोर्ट में पूछ लेती हूं, मैं पूछ आप लड़े नहीं, आप कथा कलाम लड़े नहीं, मैं उनको कह रहा हूं और कौन से बात करें आप मेरे से। ये सबर मैं सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का 9 मई के हवाले से आर्डर ले चीफ जस्टिस हूं। वो इनकी अब आप की रिवायत इनका टॉक शो मुकम्मल नहीं होता अगर ये कथा कलामी ना करें। और ये जमात की तरबियत भी है। ठीक, लेकिन देखिए आप जैसे 9 मई की उन्होंने जैसे तरदीद कर दी इमरान खान साहब ने, उनको बात चुभ रही थी जो मैं हकीकत डिस्क्राइब कर रहा था। देखिए एक शख्स है जिसने धरने से लेके डी चौक पे कब्रें खोदने से लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाने से लेके पुलिस के सर फोड़ने से लेके PTV की बिल्डिंग पे हमला करने से लेके ओए जज ज़ेबा करके IG मैं तुम्हें देख लूँगा करके, और 9 मई के ऊपर PTI के ही लोग इत्तफाकन जगह जगह MM आलम का जहाज़ जो है वही जला रहे हैं, क्या कर्नल शेर खान का मुजस्मा यही तोड़े। आपको लगता है कि उन्होंने ये मफाहमत का पैगाम भेजा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से इन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं शायद, जो कोशिश नहीं बल्कि काम किया था इन्होंने कि पहले कहा कि अप्रैल 2022 में मेरी हुकूमत एक शख्स ने कराई है, फिर उसी शख्स के साथ बैठ के उसी के साथ मीटिंग की और उसी के कहने के ऊपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली। तो ये 12 मुकदमात में उनको उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो लाहौर हाई कोर्ट ने कल अदम करार दिया है। नहीं देखिए वो तो अब कोर्ट्स के ऊपर भी एक अलहदा हम बिल्कुल जी कोर्ट्स हम रिस्पेक्ट करते हैं द ट्राइकोटमी ऑफ पावर, बट कोर्ट्स की जजमेंट्स के ऊपर भी एक वॉकअफ या रिव्यू फाइल करना या वट एवर ये हुकूमत का हक होता है। मैं तो आपसे एक बुनियादी बात कर रहा हूँ कि जो आपने मफाहमत जो पोलिटिकल आपने बात की कि ये मफाहमत नहीं है। ये अगर कहते हैं ना कि हमारी कोई तासुर बनाया जा रहा है, दरारें बनाई जा रही है, या हमारा तासुर नहीं, इनके एक्शंस हैं, ये तोड़ फोड़। और इस शख्स का एक क्या IMF को चिट्ठियां नहीं लिखी, क्या अमेरिकी साजिश की बात करके इन्हें डिप्लोमेटिक मतलब कि एक तसलसल है जो पिछले 10 साल से जारी है। जब आप अपोजिशन में थे आप भी इसी तरह का बोला जा क्यों? हमने कौन सा IMF को लेटर लिखा? जो गुजरांवाला वाला हमने कौन सा 9 मई का हमला किया? सर जो ठीक है हमला नहीं किया, लेकिन गुजरांवाला के अंदर आपने हमने कोई रेंजर्स की गाड़ी चलाई, जुबानी हमले तो हुए, हमने रेंजर्स की गाड़ी जलाई, हमने क्या पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, हमने क्या कोई कर्नल शेर खान के मुजस्मे तोड़े, हमने क्या कोई PTV की बिल्डिंग पे हमला किया, हमने क्या कोई IMF को चिट्ठियां लिखी, हमने क्या कोई साइफर लहरा के अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपनी कुर्सी बचाने के लिए दाव पे लगाए? हमने आज तक ये काम नहीं किया। अब ये शुएब साहब ये इसका जवाब आप दीजिए। पहली बात तो यह है कि 9 मई के ड्रामे को आज हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। डिवीजन बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने क्या कहा, आपको ऑर्डर भी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा जी हमने आपको मौका दिया था, जो एविडेंस आपके पास अवेलेबल है वो ले आएँ। उन्होंने कहा जी इन्होंने बयानिया बनाया। उन्होंने कहा बयानिया एक और भी बना था वोट को इज्जत दो वाला, बयानियों के ऊपर इसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन कमजोर थी जिसकी बुनियाद पे सुने थी नहीं। तो ये भी बड़ी खबर है सर। सुने प्रोसिक्यूशन को कहा गया कि आपके पास जो एविडेंस है आज रिकॉर्ड पे ले आओ मसलन, और वो नहीं लेके गए। उन्होंने कहा है ही नहीं, उन्होंने कहा कोई सबूत ही नहीं, कोई सबूत नहीं था। उन्होंने कहा ट्वीट तो खबर है, सुने उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने कहा वीडियो, उन्होंने कहा नहीं है।
انہوں نے کہا جو ہیں وہ پیش کرو، چلاؤ، چلایا گیا. انہوں نے کہا کوئی ایک ایویڈنس جو کہ کرمنل لا کے مطابق ایویڈنس ہو سکتی ہے آپ پیش کرو. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. یہ تو پھر پروسیکیوشن نے ریلیف دیا ہے بہت بڑا. پراسیکیوشن نے ریلیف یعنی ایک بھی نہیں کوئی بات ان کی بےایمانی تھی نا، پراسیکیوشن کی بےایمانی تھی. ان کے پاس ہے ہی نہیں سوائے ڈرامے بازی کے، سوائے جھوٹ بولنے کے، سوائے 1000 سے زائد ٹاک شوز اور پریس کانفرنسز کیے ہیں انہوں نے 9 مئی کے اوپر. لیکن ثبوت نہیں دیا عدالت میں، ایک ایویڈنس آپ نہیں دکھاتے. یہ آپ کی حالت ہے. اور جا کر کے کہتے ہیں کہ جی اچھا پھر سائفر کی باتیں کرتے ہیں. اچھا اب میں جواب لے لوں سر، پھر میں نے بریک پہ جانا. میں آپ کی بات آگے. ان کے پراسیکیوٹر جنرل نے آ کر کورٹ میں کیا کہا؟ جی اب بتائیے بلال صاحب. دیکھیے 2 باتیں ہیں. جہاں تک ثبوت کی بات ہے نا، یہ ایسے معاملات ہیں جو لٹرلی ویڈیو پہ سامنے. کیا عمران خان نے تو وہ ویڈیو ہی پیش کر دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، وہ اگر پروسیکیوشن نے کہیں کی ہوگی غلطی اور کمی ہوگی. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں جو حقیقت ہے، اور حقیقت سکرینز پہ ہے. سائفر میں پروسیکیوشن نہیں تھی سر. نہیں، میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا یہ بات جھوٹ ہے کہ عمران خان نے اس طرح چٹھی لڑا کے یہ نہیں کہا کہ یہ سائفر میرے پاس آیا ہے اور یہ سائفر کے اندر ہمیں دھمکی دی گئی ہے؟ عدالتیں تو شواہد دیکھتی ہیں نا، عدالتیں یہ تھوڑی دیکھتی ہیں کہ جذبات کیا ہے، دیکھیے انہی شواہد کو دیکھ کے جو غیر آئینی عمران خان نے نیشنل اسمبلی ڈیزالو کی تھی، وہ سپریم کورٹ نے یونانیمس فیصلے کے ساتھ وہ انکانسٹیٹیوشنل اس ایکٹ کو قرار دیا کہ نہیں دیا. اور عمران خان نے جان بوجھ کے وہ آڈیو لیک بھی آپ کے سامنے وہ تو اطہر منلہ صاحب کی مہربانی. وہ کہتے ہیں کہ رات کو مارشل لاء کا خطرہ تھا، وہ چینل دیکھ رہے تھے. جی انہوں نے بیان دیا. مگر یہ تو انہوں نے روکا نا پھر. نہیں دیکھیے جس نے بھی، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا. اسی طرح 9 مئی میں ان کے لوگ سامنے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے دی کال. ان کے لوگ اور ان کے پولیٹیکل فیسز سڑکوں پہ نظر آئے. ان کے لوگ پٹے یا ان کے دوپٹے پہن کے جگہ جگہ ان کے جگہوں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نظر آئے. نہیں دیکھیے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور نے کیا، یہ ہم نے نہیں کیا. کیا ہم نے ان کے پولیٹیکل فیسز کو جو آپ کے ٹاک شو سے بھی آتے رہے ہمارے کہنے پہ وہاں پہ سڑکوں پہ موجود تھے؟ یہ کہتے ہیں یہ سازش ہے ہمارے. اچھا اب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد یہ کہانی کیا مزید الجھ گئی ہے یا سلجھ رہی ہے، کس کے لیے سلجھ رہی ہے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. کیونکہ دسمبر کی بات کی ہے اسد کیسر صاحب نے، اور اکتوبر کی بات کی ہے خواجہ آصف صاحب نے کہ الیکشن جو ہے وہ کالعدم ہو سکتا ہے. یہ کس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلال صاحب پہلے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ جو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نل اینڈ وائڈ یعنی ہو جائے یا ان کی میجورٹی ہو جائے گی، ہو گئی تو وہ حکومت میں آ جائیں گے، اور دسمبر میں الیکشنز کی بات بھی ہو رہی ہے. خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ سرگوشیاں سن رہے ہیں. آپ کی کیا اطلاع ہے؟ کیا واقعی حکومت جو ہے وہ گھر جانے والی ہے؟ نہیں جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. حکومت اپنی ٹرم مکمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتی ہے. پکی بات. اور جی انشاءاللہ. اور حکومت آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ وفاق میں شہباز شریف صاحب ہوں، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ہوں، بالکل جو ملک کے اکنامک ایشوز خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم تینوں سطحوں پہ ہو رہا ہے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھ کے ہو رہا ہے، اسی بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ ہم نے آگے انشاءاللہ یہ حکومت جاری رکھنی ہے، اور اسی نیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تو باقی اسد کیسر صاحب کی خواہشیں بالکل ہو سکتی ہیں. خواہشوں سے تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اب دیکھیے قاضی صاحب جیسے جا رہے ہیں، اکتوبر کی بات ہو رہی تھی، جو شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ ان کو امید ہے 6 مہینے بھی پورے ہو جائیں گے، اور وہ ٹائم ہے جب قاضی صاحب بھی چلے جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ الیکشن کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. نہیں دیکھیے اسما صاحبہ، پھر ایسا ہے تو ہم تو ابھی بھی جو سپریم کورٹ کا ریزرو سیٹس کے کیس میں فیصلہ آیا ہے، ہم تو اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتے. کورٹ کا فیصلہ ہے، ہمارا ایک لیگل سسٹم ہے، وی انڈرسٹینڈ دس. اور اس کے مگر میرے خیال سے جو چیز پی ٹی آئی نے مانگی نہیں ان کو دی گئی، تو یہ تو اس کے اوپر خود بھی تو ان کو اگر اتنا ہی اعتراض ہے تو پھر آج ان کو کون سے ایسے فیصلے نہیں مل رہے جس پہ یہ بات کریں. قاضی فائزیزہ صاحب اس بینچ میں ہی موجود ہیں، ان کے ہوتے بھی ایک ایسا فیصلہ آیا جو ان کے حق میں بھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نامناسب بھی ہے. مطلب کہ میں آنیسٹلی دس از مائی ویو ایز اے سٹیزن، اینڈ وہ جو بھی میں جتنی مجھے آئین اور قانون کی سمجھ ہے، بہرحال اختلاف ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ، تو پتہ نہیں کون سا یہ اور کیا چاہ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال جی ایسی کوئی بات ہے. باقی چاہے بینچ فارمیشن ہو، وہ بھی اب 3 ججز کی بنیاد پہ آپ جانتی ہیں، اور باقی ہم امید کرتے ہیں کہ جوڈیشری اس چیز سے مبرہ ہوگی.
मगर इनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है अगर ये उस पे आसरा कर रहे हैं तो मेरी इनको सजेशन होगी उस पे आसरा ना करें इस बात पे। ये वाकई आसरा ना करना अगर हम इंसाफ के लिए अवाम के पास गए, अवाम ने हमें मैंडेट दिया, अब हम अपने लिटिगेशन जो है वो 2 अदालतों में लेके गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक हमारी पहली पेशी भी नहीं लगाई। आपको याद है नैब वाले केस में, नैब अपील वाले में इमरान खान साहब ने 2 केसेस की बात की। उन्होंने चीफ साहब को ये रिक्वेस्ट की कि जी आप मेरा 9 मई वाला जुडिशल कमीशन का वो पटिशन लगा दें। नंबर 2, ये जो मैंने 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर पटिशन फाइल कर रखी है फॉर द पर्पज़ ऑफ ये सारे हल्के खोलने और जुडिशल कमीशन के लिए, वो मेरी पटिशन लगा लें। अभी तक नहीं लगी, पहली पेशी नहीं लगी, 6 महीने हो गए। दूसरी बात, इलेक्शन लॉज के मुताबिक तमाम ट्रिब्यूनल्स पाबंद हैं 6 महीने में फैसला करने के। अभी तक तो वो 6 महीने तो दूर की बात है, इन्होंने बीच में ऑर्डिनेंस आपको बताया लाए, फिर एक्ट ले आए, फिर अभी बहुत सारा झगड़ा तो लाहौर में चल रहा है। अब अगर हमारे 6 महीने उधर से की तरफ जा रहे हैं सर, एक तो ये कि मकबूलियत से कबूलियत की तरफ जा रहे हैं। मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत के लिए अब कोशिश हो रही है पीटीआई की। कबूलियत पे यकीन नहीं रखते। वजह यह है कि देखें आइन के मुताबिक, आइन 2018 में याद है, आपको नहीं याद, आप उस वक्त नहीं थे एक्टिव। सुने, आइन के मुताबिक हक हुक्मरानी अवाम का है या किसी और का है? ये तो आइन अगर अवाम ने हमें वोट दिया है, अगर अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, उसको कुछ चोरी करके डाका डाल ले, उसका केस हम अदालत में लेके जाएंगे ना। अदालत के पास अगर हम उम्मीद और तवक्को छोड़ दें तो फिर किससे उम्मीद रखें? अदालत हमारे केसेस जब देख लेगी, अदालत सुप्रीम कोर्ट हो, अदालत हाई कोर्ट हो, अदालत इलेक्शन। लेकिन ये इससे पहले आप अदालत पे नहीं थे, आप उस वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे ज्यादा भरोसा करते थे। अब आप अदालत पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ना उस वक्त करते थे ना आप करते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमा रहे हैं, मैं उनकी बात करूं, जिसको कहते हैं ना, वो एक मुहावरतन कह रहा हूँ, अदरवाइज लिटरली नहीं, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई अगर रिहाना डार से तुम जीते हुए हो तो तुम्हें तो खतरा नहीं होना चाहिए, हर अदालत में चले जाएं, कोई भी अदालत हल्का खोल दे, आपको तो मसला ही कोई नहीं होना चाहिए। वो तो ये बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि सारा इलेक्शन खुलने का बात चल रही है। वो कह रहे हैं सरगोशियां हो रही हैं, आखिर उनके पास कोई खबर आई होगी। लेकिन सरगोशियां क्या भाई, रिहाना डार ने आपके इलेक्शन को चैलेंज किया हुआ है, इलेक्शन पिटीशन आपके खिलाफ पेंडिंग है और वो 6 महीने का टाइम है, और 6 महीने का मतलब चैलेंज तो आपने भी किया हुआ है, लेकिन आपकी बात भी सुनी तो नहीं गई ना अभी तक। नहीं मतलब चल रही है ना, कबूलियत होगी तो सुनी जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि केस चलेगा के लिए आज कह दिए उमर, उसका कबूलियत क्या जरूरी है? इसका मतलब जज एस्टेब्लिशमेंट से पूछेगा, सवाल पूछ रही हूँ आपसे, नहीं उसके पूछेगा कि जनाब आप हुक्म दें तो मैं केस का फैसला करूँ वरना ना करूँ। आपके यहाँ जजेस कहते हैं कि दबाव रहा है उनके ऊपर। जब दबाव रहा है तो चंद लोगों के ऊपर, नहीं है ना दबाव, अब तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ना हो सर। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि आप दबाव रखते हैं कि नहीं है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि नहीं है। आपको पता है 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो सुप्रीम कोर्ट में ख़त लिखा, इस वक्त तमाम हाई कोर्ट से पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और लोअर जुडिस से पूछा कि जी आप बताएं, आपको पता है क्या रिपोर्ट आई है? राइटिंग में रिपोर्ट दी है तमाम हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ने। उन्होंने कहा जी हमारे रास्ते में रुकावट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और अगर हम उनको इनकार करते हैं तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। दिस इज द रिटन स्टेटमेंट गिवन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने ये भी बताया होगा कि ये अभी नहीं हुआ, ये बहुत पुराना होता रहा है, ये हमेशा होता रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार पीटीआई के साथ हुआ है तो ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी। उसी लेकिन जो आजकल हो रहा है आप देख लें, लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है, दिस इज द टाइम जब उन्होंने पूछा, जब उन्होंने जवाब दिया। और आज ये बात तो माजी में भी रहा होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है अपनी वर्स्ट कंडीशन में हो रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि देखें पाकिस्तान में 4 हो रहा है इसलिए वर्स्ट में, हालांकि होता रहा है पाकिस्तान। देखें पाकिस्तान में 4 चीजें अगर ये हो जाएं तो मुल्क तरक्की कर सकता है, इसके अलावा नहीं तरक्की कर सकता। नंबर 1, आइन की बालादस्ती के बगैर आप नहीं आगे चल सकते। आइन वो जो कि मुतफिका है, वो वाला आइन नहीं जो आपको पसंद का आइन है। पसंद का क्या मतलब है? सबके लिए वही है आइन, को मेरा और आपका मुख्तलिफ तो नहीं होगा कि ये कोई अस्तगफिरुल्लाह को फिक्का थोड़ा है कि जी हम अलग अलग रख लें। नहीं, आइन है ना, रिटन आइन है, कोई आइन जो अपनी पसंद की शिक्के निकाले और रिटन आइन है। फिर अदालतें उसको रीराइट भी कर दें। और नंबर 2, कानून की हुक्मरानी। कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना नहीं बनना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। सर आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस वक्त, आप जरा संभल के बोले। और साहब जेल में है, अब अगली बारी मेरी है इसलिए आप मुझे कह रहे हैं। मगर आप सही, एक तो खैर आप सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, हमें याद नहीं रहा बताना अपने नाजरीन को कि अब आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं, लेकिन रऊफ हसन साहब भी, उनके साथ भी बिलाल साहब, ये तो आप माने ना 74 ईयर्स ओल्ड, एग्जैक्टली गिरफ्तारियां हो रही हैं, कैंसर पेशेंट, और जिस अंदाज से मैं सर सवाल पूछ, पीका कोर्ट्स बना रहे, ये जब वो करते थे हम उन पे भी तनकीद करते थे, अब आपकी हुकूमत भी वही कर रही है जो पीटीआई कर रही है। देखिए बात, अदालतें तो उन्होंने भी नहीं बनाई। देखिए मैं अब आपसे फिर से ना, ये हम हमेशा इसको आप अक्सर इक्वेट किया जाता है,
9 मई की दहशतगर्दी और पनामा और अकामा का कोई जोड़ नहीं है। देखिए, ये नेचर ऑफ क्राइम्स आर डिफरेंट एंड द एविडेंस इज जस्ट सो स्टैगरिंग, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अब रऊफ़ हसन साहब के ऊपर इनकी जमात ये पहले करती रही है, बाहर लॉबिंग भी करती है, बाहर से लोगों को एक्टिवेट करके ना सिर्फ स्टेट के मुखालिफ बल्कि पाकिस्तान के अंदर अदरवाइज भी ये एक प्रोपेगेंडा का टूल ये बनी रही है, और आज फिर से यही इल्ज़ाम है इनके ऊपर। तो देखिए, ये इल्ज़ाम तो हमेशा लगते रहे और काम भी होते रहे ना जी, ये करते भी रहे, आपने साबित भी करना है। और देखिए, आज का सबसे बड़ा मजाक ये है कि इमरान खान आज आइन का अलमबरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ा मजाक और खिलवाड़ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, वरना ज़रूर बात होती इस पे मजीद। नाज़रीन, बात वही है, आइन और कानून की हुक्मरानी, लेकिन आइन जो कि 73 का मुतफ़िका आइन है और जिसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, कोई और रीराइट नहीं कर सकता, कोई और इदारा उसको तोड़ नहीं सकता, भले वो कोई भी इदारा हो। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है। क्या पार्लियामेंट अपना इख्तियार ये इस्तेमाल करने की इस वक्त इस्तात में है? फैसला आपका।